नमस्कार सभी विद्यार्थियों को जीके सुभाष जोड़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। तो चलिए हम इंडियन पॉलिटी से संबंधित आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी ग्रुप डी में अब तक जो प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर, सिर्फ ये एनटीपीसी रेलवे की बात कर रहे हैं। अपने क्लास 6 छठी क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है? आपको पता है समवर्ती सूची का मतलब होता है कि जिन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाए। समवर्ती सूची को सूची 3 कहते हैं। समवर्ती सूची को सूची 3 कहते हैं। समवर्ती सूची के जो विषय होते हैं, समवर्ती सूची के विषयों पर, समवर्ती सूची के विषयों पर जो कानून है, कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार के द्वारा भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि राज्य सरकार द्वारा भी बनाया जा सकता है। और अगर वरीयता की बात करें, अगर दोनों में टकराव होता है तो केंद्र सरकार के कानून को क्या दी जाएगी? केंद्र सरकार के कानून को क्या दी जाएगी भाई? वरीयता दी जाएगी। ठीक है। तो देखिए, पुलिस एक राज्य सूची का विषय है। पुलिस जो है, अब आपको पता है पुलिस राज्य की सरकार के अधीन होती है। रक्षा जो है, रक्षा केंद्र सरकार करती है, तो ये संघ सूची का विषय है। कौन सी सूची का? संघ। ठीक है ना। तो इसमें 1 हो जाएगा ना, 1। राइट आंसर 1। आपको पता है इससे पहली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में 5 नए विषय जोड़े गए। ठीक है ना। उसमें वन्य जीव व पक्षियों का संरक्षण, परिवार व जनसंख्या नियंत्रण, बाट व मापतोल, है ना, वो सारे विषय जो है वो हम पढ़ चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 2021 शिफ्ट फर्स्ट स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है, भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? शिक्षा की सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय। अनेक बार ये प्रश्न पूछा गया है कि शिक्षा की सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय। वर्तमान में संघ सूची के अंदर आपसे पूछे कितने विषय? तो पूरे 100 विषय संघ सूची में। राज्य सूची में 61 विषय है और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची में कितने विषय? 52। ठीक है ना। मूल संविधान में कितने विषय थे? 47। अगर आपसे पूछे कि मूल संविधान में कितने विषय थे, तो 47 विषय थे। समवर्ती सूची में अभी 52 है। और संघ सूची के अंदर मूल संविधान में कितने विषय थे? 97। अगर आपसे पूछे कि मूल संविधान में कितने विषय थे? 97। और राज्य सूची के अंदर अगर आपसे पूछे कि मूल संविधान में कितने विषय थे, राज्य सूची के अंदर मूल संविधान में कितने विषय थे, तो ये टोटल 66 विषय थे। शिक्षा को भारतीय संविधान में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? देखो, ये प्रश्न बार बार अभी शिक्षा वाला ही अभी आया था, सेम प्रश्न रिपीट हो रहा है ना। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? समवर्ती में। वापस फिर ये से प्रश्न है, शिक्षा को भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? समवर्ती में, है ना। तो ये ऑप्शन चेंज है थोड़े इनके। रेलवे एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। ठीक है ना। तो अब ये 2021 में कई शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, तो फिर आपको पता है रेलवे के एग्जाम लगातार महीने भर चलते रहते हैं, तो इस वजह से वो प्रश्न रिपीटेशन होते रहते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर प्रश्न को चेंज करते हैं, इसलिए ये प्रश्न थोड़ा रिपीट हो गया, मान के चलिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 21, जिसका संबंध मूल अधिकार से है, इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होना, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होना आर्टिकल 356 के तहत होता है। अस्पृश्यता का अनुमूलन जो है वो आर्टिकल 17 में होता है। अस्पृश्यता का अनुमूलन आर्टिकल 17 में है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा
तो इसका राइट आंसर आपको पता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता ना। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये भी ऑप्शन आ सकता है आपके, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख कौन से आर्टिकल में भाई? 21 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है, जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? जीने का अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया? वापस वही प्रश्न है, देखिए अब देखो इसमें थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज हो रही है। इधर अनुच्छेद 21 में क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, इधर बात करें तो जीने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में? 21 में। आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 14 में कानून या विधि के समक्ष समानता है। कानून या विधि के समक्ष, कानून या विधि के समक्ष समानता ना, कानून या विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण पूछे तो भी आर्टिकल 14 में। विधि का समान संरक्षण, ये भी आर्टिकल 14 में है। आर्टिकल 16 के अंदर क्या है भाई? आर्टिकल 16 के अंदर है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता जो है वो कौन से आर्टिकल में? 16 में है और 15 में है। इसका राइट आंसर तो 21 हो जाए ना। 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग। 15 में है धर्म, मूलवंश, जाति व लिंग के आधार पर, धर्म, मूलवंश, जाति व लिंग तथा जन्म स्थान, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं आपसे आर्टिकल 15 के संदर्भ में। एक तो याद रखना आर्टिकल 15 और 16 नागरिकों को प्रदान किए गए। देखो आपसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं, यहाँ पर अभी प्रश्न फंडामेंटल राइट्स यानी किसके चल रहे हैं जी? मूल अधिकार के प्रश्न चल रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान ये रखना है। देखो आपसे ये पूछ ले कि मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। ये कई बार प्रश्न आता है कि कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए। देखो केवल भारतीयों के पास कौन कौन से मूल अधिकार है? केवल भारतीयों के पास, भारतीयों का मतलब केवल नागरिकों के पास कौन से मूल अधिकार है? या वे अधिकार जो विदेशी लोगों के पास नहीं है? वे अधिकार जो विदेशी नागरिकों के पास नहीं है, विदेशी नागरिकों के पास नहीं है, वे अधिकार जो विदेशी नागरिकों के पास नहीं है। तो सुनिए भाई कौन कौन से आर्टिकल है। आर्टिकल मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। देखिए इन अनुच्छेदों में जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो केवल भारतीय नागरिकों के पास है, अर्थात विदेशी नागरिकों के पास यानी गैर नागरिकों के पास ये अधिकार नहीं है। इसके अलावा जो अधिकार बचते हैं वो सभी के पास है, भारतीयों के पास भी है और विदेशी लोगों के पास भी है। तो मूल अधिकार आप समझ रहे होंगे कि मूल अधिकार नागरिकों के पास भी है, नागरिकों मतलब भारतीयों के पास भी है, और मूल अधिकार गैर नागरिकों को भी दिया गया है। किसको दिया गया जी? मूल अधिकार गैर नागरिकों को भी दिया गया है। गैर नागरिकों का मतलब विदेशी लोगों के पास भी है मूल अधिकार। केवल ऐसे मूल अधिकार जो केवल नागरिकों के पास है, अर्थात वे अधिकार जो विदेशी लोगों के पास नहीं है, वो कौन से हैं? 15, 16, 19, 29, 30। इसके अलावा जो बचते हैं वो भारतीयों के पास भी है और वो विदेशी लोगों के पास भी है। तो ये कुछ बातें आप इधर ध्यान रखिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अभी मैंने बताया अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? शिक्षा, सूचना, लोक प्रतिनिधित्व, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए 21A में निम्नलिखित में से
किस अधिनियम का? अभी मैंने शिक्षा के अधिकार की बात की थी, तो आप एक संविधान संशोधन याद रखिए, मैं आपको बता दूं 86वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 में। देखिए 8 और 6 में कितने का अंतर है? 8 और 6 में 2 का अंतर है, 2002 में हुआ। इसका संबंध किससे है? तो इसके बारे में कुछ सामान्य बातें देखिए। ये किस प्रधानमंत्री के समय हुआ था? इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के इस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी के समय ये संविधान संशोधन किया गया। इस संविधान संशोधन का संबंध किससे है? शिक्षा के अधिकार से है। किससे है भाई? शिक्षा के अधिकार से इस संविधान संशोधन का संबंध है। ठीक है। इस संविधान संशोधन के द्वारा देखिए कौन कौन से अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया। एक तो आर्टिकल 21 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा 21A। आर्टिकल 45 में बदलाव किया गया। अनुच्छेद 51A में एक नया आर्टिकल जोड़ा K। ठीक है। 21 का संबंध फंडामेंटल राइट से है, अर्थात मूल अधिकार से है। 45 का संबंध DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अर्थात नीति निर्देशक तत्वों से। 51A का संबंध फंडामेंटल ड्यूटी से अर्थात मूल कर्तव्य से है। अब देखिए 21 में क्या जोड़ा, यहां पर लिखा कि 6 से 14 वर्ष का जो बालक है, 6 से 14 वर्ष का जो बालक है उसे राज्य निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देगा। राज्य जो है वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है। 45 के अंदर देखिए, एक तो याद रखिए मूल संविधान में जिस दिन अपना संविधान लागू हुआ था, और संविधान कब लागू आप सब लोग जानते हैं भाई, 26 जनवरी 1950 को। उसे अपन क्या कहते हैं? मूल संविधान कहते हैं। मूल संविधान में इधर क्या था लिखा हुआ था इसमें कि 6 से 14 वर्ष का जो बालक है इसे राज्य निःशुल्क देगा, शिक्षा देगा। 6 से 14 वर्ष का जो बालक है इसे राज्य जो है ना वो निःशुल्क शिक्षा देगा। राज्य निःशुल्क शिक्षा देगा। अब हुआ क्या, देखो 86 में संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो बात अनुच्छेद 45 में लिखी गई थी, जिस दिन अपना संविधान लागू हुआ था उस दिन क्या लिखा हुआ था कि 6 से 14 वर्ष के बालक को राज्य निःशुल्क शिक्षा देगा, उसको हटा दिया। इसको क्या किया अभी? इसको यहां से हटा दिया। किस संशोधन के द्वारा? 86 में के द्वारा। और फिर 2002 के अंदर इसमें क्या जोड़ा गया, अर्थात इसके अंदर वर्तमान में क्या लिखा हुआ है? वर्तमान में क्या लिखा हुआ है कि 0 से 6 वर्ष के बालक को, 0 से 6 वर्ष का जो बालक है इसे राज्य निःशुल्क शिक्षा देगा। राज्य क्या करेगा? निःशुल्क शिक्षा देगा। और 51A को कब जोड़ा गया था? देखो 51A, अब ये कैपिटल अक्षर है। कैपिटल अक्षर का मतलब ये मूल संविधान में नहीं था। ये 51A में क्या है? मूल कर्तव्य है। इन्हें कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। और कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए भाई? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे। मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। 51 में एक नया आर्टिकल जोड़ा 51A, और ए के अंदर 10 मूल कर्तव्य जोड़े। 51A के अंदर फिर सब क्लोज A, 51AB, 51AC, 51AD, इस प्रकार। और ये 11वां मूल कर्तव्य 51A के आगे के का मतलब है 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसमें क्या लिखा कि 6 से 14 वर्ष का जो बालक है, 6 से 14 वर्ष का जो बालक है इसे माता पिता या अभिभावक जो है ना, इसे माता पिता या फिर अपन कह सकते हैं माता पिता या अभिभावक जो है ये शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। क्या करेंगे जी? शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। अब आपको ध्यान रखना है, देखिए आपसे एक प्रश्न यहां पर यह बन सकता है कि मूल संविधान में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, राज्य निःशुल्क शिक्षा देगा, ऐसी बात मूल संविधान के अंदर कहां पर लिखी गई थी? केवल अनुच्छेद 45 में इस बात का उल्लेख था। अर्थात
निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में था मूल संविधान के अंदर जब अपना संविधान लागू हुआ। अभी फिलहाल शिक्षा की बात अनुच्छेद 21 में भी की गई है, क्योंकि ये तो बाद में जोड़ा है, 45 में भी है, और इधर माता पिता के लिए, इधर राज्य के लिए। तो आप समझ गए होंगे, बहुत डिटेल से सारी बात मैंने आपको बता दी है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, कई बार ये भी आता है सूचना के अधिकार, वैसे तो ये कानूनी अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है भाई। संविधान के अंदर मूल अधिकारों में ये लिखा हुआ नहीं है, सूचना का अधिकार मूल अधिकारों में ये नहीं है। फिर भी अगर आपसे आर्टिकल पूछ लिया जाए तो इसका उल्लेख आर्टिकल 19(1)(a) में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सूचना के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में, तो 19(1)(a) के तहत ये अधिकार हमें मिलता है। दूसरा स्टेटमेंट ये आ जाए कि इसका क्या अनुच्छेद 19(1)(a) में ये लिखा हुआ है, तो इसका उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 19(1)(a) में क्या है? भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। क्या है जी? भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1)(a) में क्या है? भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख, ठीक है ना। भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है आर्टिकल 19(1)(a) में, और सूचना के अधिकार को भाषण व अभिव्यक्ति का भाग माना जाता है। चलो जी आगे आ जाओ, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपने। भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? अब देखो बात वही है, वही बात बार बार रिपीटिशन हो रही है, क्योंकि अब पेपर सेम है, रेलवे के पेपर में आएंगे, एनटीपीसी के अंदर अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है, इसलिए बातें जो है वो घुमा फिरा के वही दी जाती है, ठीक है। परंतु चलो आपको कुछ नया और मिल रहा है। अनुच्छेद 21(a) इसका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 23 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 23 में लिखा गया है, आर्टिकल 23 क्या कहता है? इसमें लिखा है मानव दुर्व्यापार। एक तो लिखा है मानव दुर्व्यापार, बलात्सरम। बलात्सरम का मतलब होता है बलपूर्वक कार्य, बलात्सरम, और बेगार प्रथा पर प्रतिबंध है। बेगार का मतलब होता है फ्री में काम करना, बेगार प्रथा पर क्या लगाया गया है भाई? प्रतिबंध है। क्या है जी? प्रतिबंध है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 12 में क्या है भाई? राज्य की परिभाषा का उल्लेख जो है वो आर्टिकल 12 में। देखो राज्य की परिभाषा अपने कहाँ मिलती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्य का मतलब क्या है? राज्य की परिभाषा जो है, डेफिनेशन जो है, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? अगर हम आर्टिकल की बात करें ना, आर्टिकल 12 में है, आर्टिकल 36 में है, आर्टिकल 152 में है। तो ये 3 आर्टिकल है जहां पर राज्य की परिभाषा दी गई है। 12 का संबंध फंडामेंटल राइट से है, 36 का संबंध नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी से है, 152 का संबंध राज्य सरकार से है, ठीक है ना, राज्य सरकार से है। और ये तो आर्टिकल है, ये जो है वो ये अनुच्छेद है, आर्टिकल है, ठीक है। अच्छा, आपसे भाग भी पूछ सकते हैं, आपसे क्या पूछ सकते हैं अभी? आपसे भाग पूछ सकते हैं। अगर भाग की बात करें तो मूल अधिकार 3, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 और राज्य सरकार का उल्लेख भाग 6। तो राज्य की परिभाषा कौन कौन से अनुच्छेद में है? 12, 36, 152, और भाग पूछे तो 3, 4 और 6, 3, 4 और 6। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीवन की सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है, जीने का अधिकार, जीवन की सुरक्षा। फिर आर्टिकल 21, एक ही प्रश्न को बार बार घुमाया जा रहा है रेलवे के द्वारा तो आप घूमोगे नहीं, मेरे को पता है। जीवन की सुरक्षा वगैरह ये आर्टिकल, ठीक है जी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अनुच्छेद 20 जो है, अनुच्छेद 20 में क्या है? देखो अपराध के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 20 के अंदर क्या है? अपराध के संबंध में संरक्षण है। अपराध के संबंध में, अपराध के संबंध में, अपराध के संबंध में संरक्षण, ठीक है। एक अपराधी को संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 20 के अंदर, और किस प्रकार से संरक्षण दिया गया, इसमें 3 बातें आती है, ठीक है। कितनी बात आवा जी? 3 बात आवा है, ठीक है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है। एक गिरफ्तार व्यक्ति को
किस प्रकार से संरक्षण मिलेगा, डिटेल से तो हम टॉपिक में जहां आगे पढ़ लेंगे अपने 23 मैंने बता दिया इसमें क्या है। तो 20 में अपराध के संबंध में संरक्षण। अब ये 20, 21, 22, 21 में जीने का अधिकार है। जीना आदमी का कैसा कार्य है, 21 कार्य है। कैसा कार्य है, 21 कार्य है। तो अब आपको 20, 22 यहाँ कंफ्यूज होगा ना। 20 में अपराध, 20 के पीछे जीरो आता है। जब आदमी जीरो हो जाता है तो अपराध करता है। जब आदमी जीरो हो गया तो अपराधी हो जाएगा, अपराध करेगा। और दो दो हाथों में क्या लगाना है, हथकड़ी लगाना है। क्या लगाना है, हथकड़ी। दो हाथों में क्या लगाना है, हथकड़ी लगाना है। तो आगे बढ़ते हैं अपने जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, तो जीने का अधिकार आर्टिकल 21 में है। जीने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में भाई, आर्टिकल 21 में। तो वही प्रश्न है जो 7 बार आ चुका है, परंतु अपने अन्य बातें अलग मिल रही है। पर अब मेरी मजबूरी ये है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आरपीएससी सॉरी ये आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के अंदर आए हुए प्रश्न करवा रहा हूं। ठीक है, तो ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, इसलिए हम तो शिफ्ट लेके चलते हैं कि शिफ्ट में ये प्रश्न आए। परंतु आपको अन्य प्रश्न जो है ना, साथ साथ में कुछ अन्य बातें सीखने को मिल रही है, तो ये अच्छी बात है। 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 32 में क्या है जी, 32 में एक मूल अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसमें, ठीक है, ये बात ध्यान रखना आपको। अब देखिए हम बात करें इसके कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। एक तो याद रखना आपको, B.R. अम्बेडकर ने, व्यक्ति का नाम है भीमराव अम्बेडकर ने इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है भाई, संविधान की से आत्मा कहा है। और इसी मूल अधिकार को सभी मूल अधिकारों का रक्षक कहते हैं। सभी फंडामेंटल राइट्स जो है ना, सभी मूल अधिकारों का क्या कहते हैं, सभी मूल अधिकारों का रक्षक। जितने भी हमारे मूल अधिकार है उनकी रक्षा कौन करता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार करता है। कौन करता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार करता है ना। सभी मूल अधिकारों की रक्षा कौन करता है भाई, संवैधानिक उपचारों का अधिकार करता है। अब इसलिए इसे रक्षक कहते हैं। अब आप कहोगे सर कैसे रक्षा करता है, तो अपने बात करें कि जो फंडामेंटल राइट्स है ना, मूल अधिकारों की रक्षा कौन करता है, तो आप कहोगे सर संवैधानिक उपचारों का अधिकार करता है। कैसे, देखो 2 आर्टिकल है, अनुच्छेद 32 और एक आर्टिकल है 226। 232 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों की रक्षा करता है और 226 के द्वारा हाई कोर्ट रक्षा करेगा। रक्षा करने के लिए ये दोनों क्या जारी करते हैं, रिट। तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों की रक्षा करता है। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट मूल अधिकारों की रक्षा करता है। और अनुच्छेद 32 में कौन सा अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए रिट जारी करता है। इसलिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार को सभी मूल अधिकारों का क्या कहते हैं भाई, रक्षक कहते हैं। अच्छा, आपसे अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा का है। अब प्रश्न क्या वो घूम सकता है, देखो थान पूछ ले भी अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है, तो गुरुजी संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का है। ये गुरुजियों ने हमें बताया, हमने ये हमें पता है। पर गुरुजी वो तो ऑप्शन में कोई प्रश्न पूछ रहे है कि किसे अनुच्छेद ने संविधान की आत्मा के वो अम्बेडकर, तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, 32 हो जाएगा। क्योंकि अम्बेडकर ने किसको आत्मा कहा है, इसको कहा है। और इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, 32। तो अम्बेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है, 32 को गुरुजी। प्रश्न ये भी आ सकता है कि कौन से भाग को अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, तो भाग 3 हो जाएगा, क्योंकि ये एक मूल अधिकार है। मूल अधिकार का उल्लेख भाग 3 में है, या फिर 32 का उल्लेख भाग 3 में। 34 में लिखा हुआ है कि मार्शल लॉ की स्थिति में अगर सैन्य शासन लग जाता है तो वहां पर उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के जो मूल अधिकार है इसमें क्या की जा सकती है,
कटौती की जा सकती है। तो इसका तो राइट आंसर खैर 21 ही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने का अधिकार से संबंधित है विवरण है। वापस फिर से देखिएगा, अब ये 2021 के अंदर शिफ्ट सेकंड में पूछा गया। तारीख देखिए 27/3/2021, फिर ये 28/4/2021 के अंदर पूछा गया। बात वही है, जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। 22 को मैंने बता दिया, दो हाथों में हथकड़ी यानी गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। 23 में बलात् श्रम बलपूर्वक काम नहीं करवा सकते, मानव का दुर्व्यापार नहीं कर सकते, बेगार यानी फ्री में काम नहीं करवा सकते। 24 नया आर्टिकल है, इसमें है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक है ना, 14 वर्ष से कम आयु का बालक है, अगर 14 वर्ष से कम आयु का बालक जो है, इसको खतरनाक काम नहीं करवा सकते। क्या नहीं कर सकते भाई? खतरनाक कार्य जो है, खतरनाक कार्य नहीं करवाया जा सकता, नहीं करवाया जा सकता। अच्छा, जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हो तो आप हमारा YouTube चैनल है जीके सुभाष जोरड़ के नाम से, उसे सब्सक्राइब करें। और हमारा ऐप जो है कंपटीशन तैयारी, हमारे ऐप का नाम है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कंपटीशन तैयारी CT के नाम से, येलो बैकग्राउंड ब्लैक है, तो आप उसको डाउनलोड भी करें। अभी उस पर हमने काम करना शुरू किया है, ठीक है। टेस्ट सीरीज वगैरह अभी धीरे धीरे हम सब उपलब्ध करवाएंगे। 1 अप्रैल से मैं उसमें भारतीय संविधान का बैच प्रारंभ करने जा रहा हूं। 1 अप्रैल से भारतीय संविधान का बैच हम प्रारंभ करेंगे 1 अप्रैल से। और राज्य व्यवस्था का बैच भी, उसमें राजस्थान की राज्य व्यवस्था पढ़ना हो तो वो भी हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये 2 कोर्स शुरू करेंगे, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। 1 अप्रैल से हम स्टार्ट करने वाले हैं उसमें क्लासें। उसकी फीस वगैरह क्या रहेगी, अब चाहे वो रेलवे की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की, SSC की, सभी के लिए संविधान बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, शानदार तरीके से चलेगा। चलो जी, आपातकाल के समय किस अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब आपातकाल लगता है, आपातकाल का मतलब यहां किससे है? राष्ट्रीय आपातकाल से। आपातकाल को आप राष्ट्रीय आपातकाल भी कह सकते हो, है ना। राष्ट्रीय आपातकाल कह दो या फिर आपातकाल कह दो। कौन से आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? आर्टिकल 352 के तहत लगता है गुरुजी, ठीक है। अब हम बात करें, अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है अर्थात मूल अधिकार जो है, इनका क्या हो जाता है भाई? मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है, मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। हम कह सकते हैं कि मूल अधिकार स्थगित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्थगित यानी पोस्टपोन्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब स्थगित करता कौन है, वो बात किधर है? देखो यहां पर 2 आर्टिकल याद रखना आपको विशेष रूप से। एक तो आर्टिकल 358 याद रखना है, एक आर्टिकल 359, 2 अनुच्छेद याद रखने। 358 में लिखा हुआ है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य में आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। राज्य में आपातकाल को राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। जब राज्य में आपातकाल लगता है अर्थात राष्ट्रपति शासन लगता है किसी राज्य में, या वित्तीय आपातकाल लगता है, तो सारे मूल अधिकार लागू रहते हैं। मूल अधिकार केवल किस प्रकार की आपातकाल में निलंबित होते हैं जी? राष्ट्रीय आपातकाल में। ये बात कहां पर लिखी गई है? 358 में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 19(1) में जो प्रधान स्वतंत्रता है, अब अनुच्छेद 19(1) के अंदर अभी फिलहाल 6 स्वतंत्रताएं हमें दी गई है। तो 19(1) में प्रधान जो स्वतंत्रता है, जो स्वतंत्रताएं दी गई है, वो स्वतंत्रताएं स्वतः ही क्या हो जाएगी भाई? स्वतः ही निलंबित हो जाएगी। जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, अनुच्छेद 19(1) में प्रधान स्वतंत्रताएं अपने आप ही निलंबित हो जाती है। ये बात कहां लिखी गई है? 358। गुरुजी निलंबित का मतलब भाई जब तक आपातकाल है तब तक हमें वो स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, अधिकार नहीं मिलेंगे।
जैसे ही आपातकाल समाप्त होगा अधिकार सारे वापस मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर सशस्त्र विद्रोह के कारण, देखो आपातकाल लगने के 3 कारण होते हैं राष्ट्रीय आपातकाल: युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। तो जब मान लो सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो ये अनुच्छेद 19(1) लागू रहेगा। परंतु युद्ध और बाहरी आक्रमण की वजह से अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए तो अनुच्छेद 358 में लिखा है कि अनुच्छेद 19(1) में प्रदान स्वतंत्रता स्वतः ही क्या हो जाएगी, निलंबित। 359 में लिखा है जी, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, किसको छोड़ना है जी, 20 और 21 को छोड़कर अन्य जो फंडामेंटल राइट्स हैं, 20 और 21 को छोड़ दो, और अन्य फंडामेंटल राइट्स हैं इनको भारत का प्रेसिडेंट अर्थात भारत का राष्ट्रपति क्या कर देता है जी, निलंबित कर देता है, पोस्टपोन्ड कर देता है। ठीक है। तो प्रश्न क्या बने जी, मूल अधिकार निलंबित हो सकते हैं? जी हो सकते हैं। मूल अधिकारों को निलंबित कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। मूल अधिकार कब निलंबित होंगे? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। कब तक निलंबित रहेंगे? जब तक राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा है। कौन सा मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित होगा? आर्टिकल 19(1). ये बात कौन से अनुच्छेद में लिखी गई है? 358 में। कौन से मूल अधिकार आपातकाल में भी लागू रहते हैं? 20 और 21। ये बात किधर लिखा है? 359 में। ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर समझ गए होंगे आप, निलंबित नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 20 और 21। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आत्म संप्रभात स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है। बहुत ही शानदार प्रश्न है भी। अब आप इसका मुझे उत्तर दें। शाबाश। जो लोग क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है, आपकी इच्छा है कि क्लास को शेयर करनी चाहिए, बहुत अच्छी क्लास चल रही है, तो भाई पुण्य वो काम है थे ही पुण्य कर दो, बाकी थारी मर्जी है भी थे, जो काम करना चाहो वो करो, थारा हिसाब हो। ठीक है। प्रश्न ध्यान से देख लो। प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है ना, प्रश्न में कोई कमी को नहीं जी। चलो जी, राइट आंसर क्या आ रहा है इसका? आर्टिकल 20। राइट आंसर क्या आ रहा है भाई? आर्टिकल 20 जो है ना, आर्टिकल 20 में अपराध के संबंध में संरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 20 में क्या है जी? अपराध के संबंध में संरक्षण। अपराध के संबंध में, अपराध के संबंध में क्या दिया गया जी? संरक्षण दिया गया आर्टिकल 20 में। अब अपराध के संबंध में संरक्षण, इसमें 3 बातें आती है। एक तो जो व्यक्ति जिस समय अपराध करेगा उसे उसी समय के कानूनों के अनुसार सजा दी जाएगी। दूसरी, एक ही अपराध के लिए दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। तीसरी, कि गिरफ्तार व्यक्ति जो है, जो भी अपराधी है, उसे अपने विरुद्ध गवाही हेतु बाध्य नहीं कर सकते। ये बात यहां पर लिखी गई। आत्म संप्रभात यानी स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण, यानी उसे जबरदस्ती पूछताछ नहीं की जा सकती मारपीट करके। तो ये आर्टिकल 20 है। आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था। ये बात याद रखना आपको, संपत्ति का अधिकार जो था, संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार जो था ना, संपत्ति का अधिकार जो था, ये इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, प्रधानमंत्री कौन है जी? मोरारजी देसाई के समय इसे हटा दिया गया। क्या किया गया जी? हटा दिया गया। और आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है, वर्तमान में ये कैसा अधिकार है? तो वर्तमान में ये एक विधिक या फिर ये वर्तमान में कैसा अधिकार है जी? विधिक या फिर ये कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? विधिक या कानूनी अधिकार है। और वर्तमान में इसका उल्लेख जो है वो आर्टिकल 300A में है, या आप 300 क भी लिख सकते हो, 300A या 300 क में है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 20 हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? 370 का संबंध जो है वो जम्मू कश्मीर से था, J&K। आर्टिकल 370 खैर अब इसको 2019 में हटा दिया गया है, परंतु इसका मुख्य मसौदाकार जो ड्राफ्टकार था
वो कौन था? एन गोपाला स्वामी अयंगर। कौन था अभी? एन गोपाला स्वामी अयंगर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? मतलब एक निर्वाह योग्य मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी के बारे में बात कौन से अनुच्छेद में की गई है? तो आप आर्टिकल 40 में लिखा है कि राज्य ग्राम पंचायत का गठन करेगा। राज्य जो है, राज्य क्या करेगा भाई? राज्य ग्राम पंचायत का गठन करेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। आर्टिकल 41 में क्या है? देखो, आर्टिकल 41 में लिखा है कि राज्य जो है वो काम, शिक्षा और लोक सहायता उपलब्ध कराएगा। काम, शिक्षा और लोक सहायता उपलब्ध कराएगा। काम का मतलब यहां पर जैसे मनरेगा आपसे पूछ ले, मनरेगा कौन से अनुच्छेद के तहत चलाई जाती है? 41 के तहत। 42 में है, 42 में क्या है? देखो मैं इधर लिख रहा हूं, 42 कहता है कि जी 42 के अंदर है एक तो मानवोचित दशा, मानवोचित दशा होनी चाहिए, उचित दशा होनी चाहिए मानव के लिए, और महिला प्रसूति सहायता भी दी जाए, है ना? महिला प्रसूति सहायता भी दी जाए। और आर्टिकल 43 में है निर्वाह योग्य मजदूरी। ठीक है ना जी? निर्वाह योग्य मजदूरी क्या है? न्यूनतम वेतन भत्ता वगैरह जो है ना, न्यूनतम वेतन भत्ता के बारे में। तो इसका राइट आंसर आप समझ गए होंगे। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो 43 होगा, यानी 43 होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है? तो आर्टिकल 51। ठीक है ना? भारतीय विदेश नीति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में भी? अनुच्छेद 51 में भारतीय विदेश नीति का उल्लेख है। कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 51। और आर्टिकल 51 जो है वो किस में आता है? डीपीएसपी में, अर्थात नीति निर्देशक तत्वों में, जो 36 से 51 है। आपसे भाग भी पूछ सकते हैं कि भारतीय विदेश नीति का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में? तो भाग 4 में, क्योंकि डीपीएसपी का उल्लेख कौन से भाग में? 4। रेलवे एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया ये। आज का अगला प्रश्न भाग 4 का अनुच्छेद 43B से संबंधित है। अब हमने 43 तक तो बात की थी। 40 में लिखा है कि राज्य ग्राम पंचायत का गठन करेगा। 41 में है कि राज्य काम, शिक्षा व लोक सहायता उपलब्ध कराएगा। 42 में है कि मानवोचित दशा और महिला प्रसूति सहायता। 43 में है कि निर्वाह योग्य मजदूरी। फिर 43A के अंदर क्या है? देखो 43A के अंदर क्या लिखा है? 43B है ये। पहले आप 43 के अंदर A भी है और एक 43B है। 43A को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 43B को जोड़ा गया 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा। 43A में है, इसमें है कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करना। और 43B में है कि राज्य जो है ना, सहकारी संस्था की स्थापना करेगा भाई। सहकारी संस्था, सहकारी समिति। तो 43B का संबंध किससे है भाई? सहकारी समिति से। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। तो आपको पता है न्यायिक समीक्षा अनुच्छेद 32 और 226, यानी न्यायिक, एक तरीके से हम न्यायिक पुनरावलोकन कह सकते हैं इसे। अब ये अनुच्छेद 32 और 226, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 32 और 226। चलो जी, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है? उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। किसकी बात हो रही है? हाई कोर्ट की बात हो रही है, उच्च न्यायालय। और हाई कोर्ट कौन से अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 226 के द्वारा हाई कोर्ट रिट जारी करता है, और 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। 143 जो है ये भारत के राष्ट्रपति के लिए परामर्शदात्री अनुच्छेद है।
भारत के राष्ट्रपति के लिए ये परामर्शदात्री अनुच्छेद है। कैसा अनुच्छेद है? और अनुच्छेद 131 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को प्राथमिक अधिकार क्षेत्र दिए गए हैं। प्राथमिक अधिकार क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट को कौन से आर्टिकल में दिए गए? 131 में। अब कई बार ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कि प्राथमिक अधिकार क्षेत्र में शामिल क्या है, तो भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में अगर विवाद होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट का प्राथमिक अधिकार क्षेत्र है कि उसका निपटारा करना। उसका निपटारा केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा। और हम बात करें कि किन्हीं दो राज्य सरकारों के बीच में विवाद होता है तो उसका निपटारा भी सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, वो प्राथमिक अधिकार क्षेत्र में आता है। और तीसरी बात, एक साइड में केंद्र सरकार या केंद्र के साथ कोई राज्य सरकार है, सामने एक या एक से अधिक राज्य सरकारें हैं, उसके विवाद का निपटारा भी सुप्रीम कोर्ट करेगा। और सुप्रीम कोर्ट का ये भी कौन सा अधिकार क्षेत्र है? प्राथमिक अधिकार क्षेत्र है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो आर्टिकल 53 में तो लिखा हुआ है कि देखो, 52 में लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बात अनुच्छेद 52 में लिखी गई है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बात कौन से अनुच्छेद में लिखी गई है? आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। चलो, अच्छी बात है, इसमें लिखा हुआ है। अब याद कैसे करोगे आप? देखो जी, बांगिया तो हमारा राष्ट्रपति, भारत में सबसे बड़ा पद है वो राष्ट्रपति का है, और राष्ट्रपति की हमारे देश में इज्जत है भी। तो परंतु ये याद करने के दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूं, राष्ट्रपति आपनो 52 है। थाने आधी रात ने उठा पूछ ले, बताओ राष्ट्रपति लंबो है 52? तो राष्ट्रपति 52 है। तो 52 में लिखा हुआ है कि भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति। अब 52 में पद है, पद के बाद क्या दी जाती है? शक्ति। तो 53 में शक्ति है, राष्ट्रपति को क्या दी गई? शक्ति। अब यहां पर लैंग्वेज ये आ सकती है कि भारत या संघ, भारत को क्या कहते हैं? भी संघ भी कहते हैं ना। भारत या संघ का जो कार्यपालिका प्रमुख होता है, भारत या संघ का कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। यानी हमारे संविधान में भारत में या संघ में कार्यपालिका से संबंधित जो पावर दी गई है वो किसको दी गई? राष्ट्रपति को। और सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। ये बात ध्यान रखना है। 53 में शक्ति है। 54 में क्या है जी? 54 में है निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज, अर्थात हम कह सकते हैं 54 में क्या है? वोटर। तो यहां प्रश्न आता है कि भाई राष्ट्रपति को वोट कौन डालते हैं? तो एक तो याद रखना, संसद। संसद का मतलब है लोकसभा व राज्यसभा के कौन से सदस्य वोट डालेंगे? निर्वाचित सदस्य वोट डालेंगे। ठीक है ना। संसद के सदस्यों को क्या कहते हैं जी? एमपी। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित एमपी वोट डालेंगे। इसके अलावा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वोट डालेंगे, अर्थात एमएलए, निर्वाचित एमएलए। इसके अलावा आपसे पूछ ले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं जो राष्ट्रपति को वोट डालते हैं? तो अब तक तो दिल्ली और पुडुचेरी दो ही डालते थे। अब जब चुनाव होगा तो कौन भाग लेगा? जम्मू कश्मीर भी भाग लेगा। ठीक है, पहले सिर्फ ये दो ही डालते थे। आप कहोगे सर पहले दो ही कैसे डालते थे? क्योंकि दो ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश थे जहां पर विधानसभा थी, बाकी जगह विधानसभा ही नहीं थी, तो पहले ये दो ही डालते थे। और अब जम्मू कश्मीर भी डालेगा क्योंकि यहां भी केंद्र शासित बन गया और यहां विधानसभा बनाई गई है। अच्छा, एक बात याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जाता था कि दिल्ली और पुडुचेरी को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया? 17वां संविधान संशोधन 1992। 56 राइट आंसर क्या बच गया? अभी क्या पूछा है? कार्यकाल। 56 में भारत के राष्ट्रपति का क्या है भाई? कार्यकाल। अनुच्छेद 56 में कार्यकाल कितना होता है? पद ग्रहण से 5 वर्ष होता है। पद ग्रहण से कितना होता है जी? 5 वर्ष। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अनुच्छेद 280 का संबंध है निजता, वित्त आयोग, शिक्षा, समानता। निजता से संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 में वैसे तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि निजता का अधिकार, प्राइवेसी राइट, अनुच्छेद 21 का भाग है। ठीक है ना। पुत्ता स्वामी बनाम भारत संघ वाद हुआ था एक,
पुत्तास्वामी वर्सेस भारत संघ, ये विवाद हुआ था 2017 में। और इस जेएस खेर चीफ जस्टिस थे, इन्होंने निर्णय दिया था कि प्राइवेसी का राइट अनुच्छेद 21 का भाग है। शिक्षा आपको पता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में शिक्षा का उल्लेख है और आर्टिकल 45 में भी शिक्षा का उल्लेख है। समानता कहां कहां दी गई है? समानता का अधिकार भी है अनुच्छेद 14 से 18। 14 से 18 समानता का अधिकार है, आपको पता है ना। और इसके अलावा प्रस्तावना में भी समानता दी गई है। प्रस्तावना प्रिएम्बल जो है ना, इसमें 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा व अवसर की समानता दी गई ना प्रस्तावना में, ध्यान रखना है। वित्त आयोग का उल्लेख आर्टिकल 280 में, ठीक है। तो राइट आंसर वित्त आयोग हो गया। और अभी 15वां वित्त आयोग जो है ना, वो 2020 में गठन हुआ था, 25 तक अभी 15वां वित्त आयोग, फिर 25 के बाद 25 से 30 तक है ना 16वां वित्त आयोग लागू हो जाएगा। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वो अरविंद पनगड़िया को बनाया गया। किसको बनाया गया? अरविंद पनगड़िया, जो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। तो चलिए, आज की हमारी क्लास थी, शानदार प्रश्न थे। उम्मीद है प्रश्न अगर आपको अच्छे लगे हो तो आप हमारा YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। जीके सुभाष जोरड़ को हमारा कंपटीशन तैयारी के नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड करें। आने वाले दिनों में आपको तमाम पॉलिटिकल साइंस की अलग अलग सब्जेक्ट में जितने भी आपके वैकेंसियां हैं, चाहे राजस्थान में हो चाहे सेंटर में हो, उनमें सभी में पॉलिटिकल साइंस की टेस्ट सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूँ। और भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का कोर्स भी शुरू करने वाले हैं। ये काम हम 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, तो इससे पहले आप डाउनलोड कर लें सारा, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत।